भारत के जिन मुसलमानों ने नाम रोशन किया है, तारीख रकम की है, जिन पर आप फ़ख्र कर सकते हैं, जिनको अपने लिए रोल मॉडल और आइडियल मान सकते हैं, उनमें एक नाम है डॉक्टर माजिद तालीकोटी का। हो सकता है ये नाम आपने पहली मर्तबा सुना हो, लेकिन जब आप इनकी खिदमात जानेंगे, इनका बैकग्राउंड जानेंगे, इनकी कद्दो काविश को जानेंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे और फ़ख्र करेंगे कि ऐसे ऐसे लोग भी हमारे बीच मौजूद हैं। मेडिकल के मैदान में और ख़ास तौर पर कैंसर के मैदान में डॉक्टर माजिद तालीकोटी दुनिया के बहुत बड़े और मशहूर कैंसर सर्जन माने जा रहे हैं, और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर दसियों मुल्कों में ये बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और इनके जैसा कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर माजिद की विलादत कर्नाटका के एक छोटे से गांव में होती है। इनके इलाके में इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था, लेकिन इन्होंने तालीम हासिल की। मीडियम फैमिली में इनकी विलादत हुई थी। उसके बाद MBS और MD की डिग्री हासिल करते हैं। एम्स से इन्होंने कैंसर ऑपरेशन की ट्रेनिंग ली, जापान जाकर ट्रेनिंग ली, और पिछले 15-20 सालों में ये 20,000 से ज़्यादा पेशेंट का इलाज कर चुके हैं। 3 लाख से ज़्यादा इनके मरीज़ हैं, और इंडिया के अलावा जापान, अमेरिका, यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में, खा वो फ्रांस, जर्मनी या दुबई या दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, वहाँ इनका दौरा होता है, वहाँ जाकर इलाज करते हैं। और दुनिया के इस वक्त बहुत बड़े और मशहूर ये कैंसर सर्जन माने जा रहे हैं। इनकी एक और ख़ूबी यह है कि बहुत सारे पेशेंट का, बहुत सारे मरीज़ों का इलाज मुफ्त में कर देते हैं या कम फीस लेकर के करते हैं। और इन दिनों डॉक्टर माजिद तालीकोटी सुर्खियों में हैं अपने कुछ पॉलिटिकल थॉट की वजह से, या कह लीजिए इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का चुनाव लड़ने की वजह से। डॉक्टर माजिद की एक और बहुत बड़ी खिदमत यह है कि पिछले दिनों में इन्होंने झारखंड के बोकारो में 600 बेड का एक अस्पताल बनाया है, और ये जो अस्पताल है अपोलो के टक्कर का अस्पताल है, या कह लीजिए आपके बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल का नया अपोलो इन्होंने बना दिया है। 600 बेड वहाँ है, हर तरह की फैसिलिटी और सहूलत है, 8-9 फ्लोर पर मुश्तमिल है, और ये सब उन्होंने कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए क्या है। डॉक्टर माजिद तालीकोटी की बायोग्राफी आप देखिए, इनके ये अस्पताल की अब तस्वीर है, इनका अपना कंट्रीब्यूशन है, अपने लोगों के साथ हैं। और ये इनका ये जो मेडिकेंट हॉस्पिटल है बोकारो में जिन्होंने बनाया है, उसके चेयरमैन हैं, और सिर्फ 45-50 साल की उम्र में डॉक्टर माजिद ने सारा कारनामा अंजाम दिया है। पहले इनकी बायोग्राफी हम जानते हैं, उसके बाद ये जानेंगे क्यों ये सुर्खियों में है। तो MBBS और MS की डिग्री इन्होंने जनरल सर्जरी में हासिल की थी अल-अमीन मेडिकल कॉलेज से, जो बीजापुर में है, और कर्नाटका के गुलबर्गा ज़िला में इनका घर पड़ता है। उसके बाद इन्होंने एम्स में ट्रेनिंग ली, एडवांस ट्रेनिंग ली, क्या बोलते हैं कि सर्जिकल ओनकोलॉजी में, और इसी तरह की ट्रेनिंग इन्होंने जाकर के नेशनल सेंटर जो जापान में है वहाँ ली। उसके बाद पिछले यहाँ 15 लिखा, हालांकि 20 साल हो गए हैं, तो 20 साल का इनको तजर्बा है। डॉक्टर तालीकोटी हैज़ परफॉर्म्ड 20,000 पेशेंट का इन्होंने इलाज किया है। और इस वक्त जो इंडिया में या दिल्ली में बहुत मशहूर बटरा हॉस्पिटल है, तो बटरा हॉस्पिटल के मेडिकल रिसर्च सेंटर में ये डायरेक्टर हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी यूनिट के। इसके अलावा मूलचंद में भी ये डायरेक्टर हैं, और ख़ुद अपना इन्होंने हॉस्पिटल बनाया बोकारो में, जो उस इलाके में नहीं था, और एक बड़ा काम कर रहे हैं। डॉक्टर माजिद तालीकोटी का अपना मानना है कि अगर आपको कम्युनिटी के लिए, कौम के लिए काम करना है, तो आपको इस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से भी मिलकर रहना होगा, अपना काम कराने के लिए उनका ताउन भी लेना होगा। और डॉक्टर माजिद तालीकोटी की इस सोच पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। डॉक्टर माजिद तालीकोटी इन दोनों सुर्खियों में इस वजह से है कि ये इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में प्रेसिडेंट के ओहदा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली का जो सबसे कीमती एरिया माना जाता है वो न्यू दिल्ली का, जो इंडिया गेट के आसपास है, और उस पूरे इंडिया गेट के आसपास के इलाके में, जिसको लुटियन जोन भी कहा जाता है, सबसे कीमती एरिया है लोधी रोड। और लोधी रोड पर एक इमारत है जिसको हम और आप इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के नाम से जानते हैं। स्क्रीन पर आप इस इमारत को देख सकते हैं। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है। इस बिल्डिंग में कई सारे ऑडिटोरियम है, शादी का भी फंक्शन यहाँ होता है, कॉफ़ी हाउस भी है, रेस्टोरेंट भी है, लेकिन उससे ज़्यादा इसकी हैसियत एक इंस्टीट्यूट की है, एक इदारा की है। और पिछले 20-25 सालों से इदारा बरकरार है। हर 5 साल पर वहाँ इलेक्शन होता है, उसका एक सदर मुंतखब होता है, नायब सदर मुंतखब होता है, BOT और एग्जीक्यूटिव कमेटी की टीम मुंतखब होती है, और वो पूरी टीम इस इदारे को चलाती है। 2024 में यहाँ का चुनाव हो रहा है, और इस चुनाव में कई बड़े बड़े लोग किस्मत आजमाई कर रहे हैं। उनमें से एक डॉक्टर माजिद तालीकोटी
है। इनके अलावा सलमान खुर्शीद जो साबिक मरकजी वजीर, मशहूर लॉयर और कांग्रेस के बड़े रहनुमा हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह मशहूर बिजनेसमैन जनाब आसिफ हबीब चुनाव लड़ रहे हैं, अफजल अमानुल्लाह चुनाव लड़ रहे हैं, अबरार अहमद साहब चुनाव लड़ रहे हैं सदर के ओहदा के लिए। इसके अलावा भी कई लोग सदर के ओहदा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग नायब सदर के ओहदा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग बीओटी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 20 सालों से इस इंस्टीट्यूशन के सदर रहे हैं सिराजुद्दीन कुरैशी। इस मरतबा 75 साल की एज क्रॉस हो जाने की वजह से वो सदर के ओहदा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो वो बीओटी के ओहदा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर माजिद टालीकोटी को। यानी सभी का एक पैनल है। अब डॉक्टर माजिद टालीकोटी पर कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो हुकूमत से करीब है या आरएसएस के लोगों से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर वो सेंटर में आएंगे तो सेंटर का कबाड़ा हो जाएगा, सेंटर आरएसएस का गढ़ बन जाएगा, सेंटर से मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए कुछ काम नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर माजिद टालीकोटी का कहना है कि अगर मुसलमानों के एम्पावरमेंट के लिए, तरक्की के लिए आपको काम करना है तो हुकूमत से मिलकर रहना होगा। हमारी सोच ये है कि जो भी हुकूमत है उससे हम मिलकर कर रहे हैं, उससे हम काम कराएं, हुकूमत को जाकर के हम बताएं कि मुसलमानों के इश्यूज़ ये हैं, मुसलमानों के मसाइल ये हैं। जब तक हम डायलॉग नहीं करेंगे, जब तक हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, उस वक्त उम्मत के और कौम के मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। हमारे लिए बीजेपी, आरएसएस या इस तरह की ताकतें अहम नहीं हैं, बल्कि हमारे लिए अहम यह है हुकूमत में कौन है। तो जिसकी हुकूमत होगी, जो इक़्तिदार में होंगे, उनसे हम राब्ता रखेंगे, उनसे बातचीत का दरवाज़ा खोलेंगे और हम उनको बताएंगे कि हमारी कम्युनिटी के मसाइल हैं, ये इश्यूज़ हैं, इनको हल कीजिए। अगर आप हल नहीं करेंगे तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। जब तक हम उनके पास जाएंगे नहीं, डायलॉग का सिलसिला शुरू नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी कम्युनिटी के मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। इनका यह भी कहना है, पिछले दिनों दरअसल मैंने इनका इंटरव्यू किया था, तो उस इंटरव्यू में काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई, तो ये कहने लगे कि अगर कांग्रेस की हुकूमत होती, कांग्रेस के लोग इस वक्त अगर वज़ीर आज़म के ओहदा पर होते, राहुल गांधी वज़ीर आज़म होते या मल्लिकार्जुन खड़गे वज़ीर आज़म होते, तो हम उनके पास भी जाते, उनसे भी बातचीत करते। हमारे जो पेशेंट हैं, हमारे जो मरीज़ हैं, कांग्रेस के लोग भी है, बीजेपी के लोग भी है, सभी से हमारे ताल्लुकात हैं। लेकिन एक अलग मसला है, हुकूमत में जो भी रहेगा हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। कर्नाटका में अगर इस वक्त कांग्रेस की सरकार है तो हम उस सरकार के पास जाएंगे और उसके सामने अपनी बातें रखेंगे। ये डॉक्टर माजिद टालीकोटी की अपनी पर्सनल राय है। अगर आप पूछेंगे कि आपकी क्या राय है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने एम्पावरमेंट के लिए, अपनी तरक्की के लिए कैसे काम करना चाहिए, तो मेरी पर्सनल राय है कि हमारे यहाँ 2-3 तरह का ग्रुप होना चाहिए। एक ग्रुप, एक तंजीम, एक इदारा ऐसा होना चाहिए जो हुकूमत की तनकीद करे, हुकूमत को बताए कि मुसलमानों के मसाइल है, मुसलमानों की इश्यूज़ है और इस पर अमल नहीं हो रहा है और आपको करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो एक ऐसा ग्रुप जिसके बारे में समझा जाए कि हुकूमत के खिलाफ है, हुकूमत की बातों पर तनकीद करते हैं, मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ताकि मुसलमानों के जो इश्यूज़ है, जो मसाइल है, वो लोगों के सामने में रहे। इसके अलावा एक दूसरा ग्रुप ऐसा भी होना चाहिए जो मुसलमानों के मसाइल को लेकर के हुकूमत से बातचीत करे, हुकूमत से उनकी कुर्बत हो, नज़दीक और बताए कि आप मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, आप अत्याचार कर रहे हैं और इसकी वजह से मुसलमान सड़कों पर उतर रहे हैं, मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को बेगुनाह जेलों में डाला जा रहा है, मुसलमानों को बगैर किसी जुर्म के फंसाया जा रहा है। तो एक ऐसा ग्रुप भी ज़रूरी है, एक ऐसा इदारा भी ज़रूरी है जो मुसलमानों के मसाइल को लेकर के अवाम में आवाज़ उठाए, मीडिया में आवाज़ उठाए, सड़कों पर उतरे। दूसरी तरफ एक ऐसा इदारा भी ज़रूरी है जो इन तमाम इश्यूज़ को सामने रखकर हुकूमत से बातचीत करे और उनको बताए कि मुसलमानों के मसाइल हैं और उनको हल करना चाहिए। और ये जो ग्रुप होगा, इसका कहीं ना कहीं हुकूमत से और अरबाब इक़्तिदार से किसी न किसी हद तक ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। इसके अलावा एक ऐसा ग्रुप भी हो जो मुसलमानों के मसाइल को उजागर करने में पेश रहे, दोनों को डील करे। अब दूसरी कम्युनिटी को देखिए, अब सिखों की मिसाल लीजिए। सिखों के कुछ लोग हुकूमत के साथ भी है, कुछ लोग हुकूमत के खिलाफ भी है और सिखों के मसाइल हमेशा हल हो जाते हैं, उन पर इल्ज़ाम नहीं लगता। इसी तरह आप ईसाइयों को देख लीजिए, ईसाइयों के कुछ लोग हुकूमत के साथ में, हुकूमत के खिलाफ हैं और इसी वजह से उनके तमाम मसाइल हल हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट उनका हो रहा है, हर स्कीम से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन मुसलमानों की इमेज बन गई कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, सरकार के खिलाफ है, महज कांग्रेस का वोट बैंक बनकर रह गए हैं। तो जो भी सरकार आती है वो मुसलमानों को नज़रअंदाज कर देती है। अब खुद कांग्रेस भी मुसलमानों को वैल्यू नहीं देती, ना पोजीशन में रहते हुए, ना पिछले दिनों सरकार में रहते हुए, कि इनके पास ऑप्शन ही नहीं है, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो आज के दौर में अगर मुसलमानों का एम्पावरमेंट होना ज़रूरी है, मुसलमानों की तरक्की होना ज़रूरी है, तो यह भी ज़रूरी है कि मुसलमानों के पास मुख्तलिफ तरह के ग्रुप हो, हर एक की अपनी स्ट्रेटजी और पॉलिसी हो और कुछ लोग उनके साथ भी हो, कुछ लोग उनसे अलग भी हो, ताकि एक दबाव बने, एक प्रेशर हो सके। जब तक मुसलमान प्रेशर बिल्डअप करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, अच्छे से डायलॉग करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक इंडिया में मुसलमानों के मसाइल हल नहीं हो सकते हैं।
आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस तरह की राय रखने वालों को, इस तरह की सोच रखने वालों को सीधे हुकूमत से जोड़ देते हैं, आरएसएस से जोड़ देते हैं और उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये हमारे इंडिया की सियासत का पुराना अंदाज है। जिस तरह हम असदुद्दीन ओवैसी के बारे में देखते हैं या मौलाना बदरुद्दीन अजमल के बारे में देखते हैं कि लोग मुसलमानों के मुद्दों को उठाते हैं, मुसलमानों के लिए दिन रात काम करते हैं, तब भी मुसलमान इनको वोट नहीं करते। इन पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि बीजेपी से मिले हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से इल्ज़ाम लगता है, मुसलमान उस पर भरोसा करते हैं और फिर उनको मौका नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ जो लोग कुछ भी नहीं करते, महज कांग्रेस का टिकट लेकर के आ जाते हैं, उन पर मुसलमान आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उनको वोट देते हैं और वो लोग संसद में चुप रहते हैं, पार्लियामेंट में कभी भी मुसलमानों के लिए नहीं बोलते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी लीडर से बदगुमानी मत पैदा कीजिए। अगर कोई ये कहता है कि वो आरएसएस से मिला हुआ है तो उसके कहने पर भरोसा मत कीजिए, बल्कि आप उसके अखलाक का, उसके किरदार का, उसके कैरेक्टर का, उसके कामों का जायजा लीजिए कि माजी में उसने क्या किया है। डॉक्टर माजिद तालिकोटी को अगर आप देखेंगे तो इनका कोई ऐसा आपको स्टेटमेंट सामने नहीं आएगा जिसमें इन्होंने शरीयत के खिलाफ बोला हो या मुसलमानों से गद्दारी की हो या अपनी कौम के खिलाफ बोला हो या मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के जो भी फैसले आए हैं या आरएसएस के जो इक़दामात सामने आए हैं, उनकी जो सोच सामने आई है, इसकी उन्होंने कहीं पर ताकीद की हो, उसको कहीं पर सराहा हो और कहा हो कि सही हो रहा है। ऐसा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। इनका मानना है कि हम मुसलमानों के लिए हेल्थ के सेक्टर में या एजुकेशन के सेक्टर में, दूसरे मैदानों में काम करना चाहते हैं और उसके लिए कहीं ना कहीं हमें उनसे राब्ते अच्छे रखने होंगे, डायलॉग करना होगा। इसके अलावा हमारी कोई मंशा नहीं है। हम कभी भी अपने ईमान से समझौता नहीं कर सकते, ज़मीर का सौदा नहीं कर सकते हैं। जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके पास भी कोई सबूत नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है डॉक्टर माजिद तालिकोटी के बारे में? अगर आप मज़ीद तफसील से जानना चाहते हैं तो मिला टाइम्स पर इंटरव्यू है, वेबसाइट पर आर्टिकल है, गूगल पर बहुत कुछ मौजूद है, आप पढ़िए, देखिए, जानिए और अपनी राय इस कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी, मुझे दीजिए इजाज़त। और इस तरह की किसी और शख्सियत को अगर आप जानते हैं तो उनके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम उनकी बायोग्राफी भी आपसे शेयर करने की, आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।